हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स है लिंकेज यानी संलग्नता। ओके, लिंकेज जिसे हम संलग्नता कहते हैं। ओके, संलग्नता होती क्या? सबसे पहले ये है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है संलग्नता। एक ही गुणसूत्र में उपस्थित जीन्स के सहयोग से एक साथ वंशागति होती है, उसी को हम संलग्नता कहते हैं। ओके, इसके फलस्वरूप क्या होता है, ये इस प्रकार के जीन्स होते हैं जो एक ही युग्मक के साथ उनकी संतानों में पहुंच जाते हैं। ये संलग्नता दो प्रकार की होती है कि संलग्नता टू टाइप्स होती है। नंबर एक होता है, फर्स्ट पॉइंट है पूर्ण संलग्नता, जिसे कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। ओके, दूसरा होता है अपूर्ण संलग्नता, पूर्ण संलग्नता, जिसे इनकम्प्लीट लिंकेज। ओके, अब पहले आते हैं पूर्ण संलग्नता किसे कहते हैं। ठीक है, यानी ये एक ही गुणसूत्र पे उपस्थित जीन्स जब उसमें दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो उसे पूर्ण संलग्नता कहते हैं। ओके, ये पूर्ण संलग्नता क्या होते हैं, इसको हम व्यक्त करने के लिए टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में इन्होंने ये सिद्ध किया कि पूर्ण संलग्नता क्या होती है। इस संलग्नता को इन्होंने मुख्य रूप से एक एग्जाम्पल में क्या किया, ड्रोसोफिला मक्खी ली, जिसमें उन्होंने ग्रे बॉडी कॉमा विस्टिजियल विंग्स। ओके, ग्रे बॉडी को इन्होंने ले लिया कि कैपिटल वीबी और स्मॉल वीबी, और इधर क्या ले लिया इन्होंने, मुख्य रूप से दूसरा इन्होंने करेक्टर लिया जो इंपॉर्टेंट रोल था, जिससे इन्होंने क्या किया, ब्लैक बॉडी कॉमा लॉन्ग विंग्स, स्मॉल वीवी और कैपिटल वीवी। ओके, जब इन्होंने क्या किया, इनके ट्रेड को लिया, गैमेट बना लिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल बी कैपिटल बी। ओके, अब इनके बाद ये तो इनके क्या हो गए, यहां पे लिख दिए गैमेट्स हैं। ओके, अब इनके साथ संकरण करा दिया। जब संकरण कराया तो क्या मिले, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, ये जब इनको लक्षण ये प्राप्त हो जाते हैं तो मुख्य रूप से इन्होंने ये लक्षणों को नेक्स्ट जनरेशन में स्टडी किया, तो इन्हें कैपिटल बी और ये लक्षण मिल जाते हैं, जिसे ग्रे बॉडीज और ग्रे और लॉन्ग करेक्टर में। तो यहां पर क्या लिया, नेक्स्ट में ग्रे कॉमा लॉन्ग मेल करेक्टर्स हैं, और ग्रे लॉन्ग मेल करेक्टर्स में इन्होंने महत्वपूर्ण क्या लिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, ये लक्षण इनको कैसे मिलते हैं, ये F1 पीढ़ी के हैं, F1 जनरेशन। ओके,
अब यहाँ पे ये तो ग्रे और लॉन्ग ले लिए, और दूसरे फीमेल्स में जब इन्होंने स्टडी किया तो इन्होंने मुख्य रूप से क्या देखे और उसी के आधार पर लिया ब्लैक वेस्टिजियल, यानी यहां पर लिया ब्लैक वेस्टिजियल विंग्स। ठीक है, ब्लैक वेस्टिजियल जो ऑर्गन्स लिए तो उसमें उन्होंने क्या किया, इसके आधार पर इन्होंने इसको फीमेल्स के रूप में, अब ये कैरेक्टर इनको क्या हुए, सेटिस्फाई किया गया। जो हमको इनसे लक्षण प्राप्त हुए वो कैसे थे, क्योंकि बैक क्रॉस में ही हम इसका अध्ययन करते हैं। ये ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे कर देते हैं ये। तो बैक क्रॉस में मुख्य रूप से हम देखते हैं कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ओके, दूसरे में क्या देते हैं मुख्य रूप से स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी। अब इन कैरेक्टरों को हम क्या लिखते हैं, ग्रे और वेस्टिजियल, ग्रे वेस्टिजियल। ठीक है, जब ये ग्रे वेस्टिजियल है तो यहाँ पे ब्लैक और लॉन्ग आ जाते हैं, ब्लैक लॉन्ग। ओके, ये कैरेक्टर जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे में हमें क्या मिलता है, ठीक है। इसको एक पॉइंट में हम ये भी अध्ययन कर देते हैं बैक क्रॉस के तहत। ठीक, इस प्रकार से टीएच मॉर्गन नाम वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में ड्रोसोफिला के बारे में इन्होंने पूर्ण सैलनता का उदाहरण दिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पता चलते हैं अपूर्ण सैलनता किसे कहते हैं। अपूर्ण सैलनता का भी पढ़ लेते हैं। ओके, अपूर्ण सैलनता, अपूर्ण सैलनता उन्हीं परिस्थितियों में संभव होती है जब संलग्न जीन के युग्मक के समय गुणसूत्रों के टूटने के कारण अलग हो जाते हैं, गुणसूत्रों के टूटने के कारण अलग हो जाते हैं जिसमें गुणसूत्र की अपूर्णता बनी रहती है, उसे हम अपूर्ण सैलनता कहते हैं। ठीक है, ये अपूर्ण सैलनता को प्रायः मक्के के रूप में सैलनता के लक्षण को व्यक्त करते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, सैलनता समूह क्या होता है, लिंकेज ग्रुप, लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज ग्रुप क्या है, जीन का वह समूह जो पूर्ण सैलनता दर्शाता है तथा एक साथ रहते हुए उनके समूह को व्यक्त करता, उसी को संलग्न समूह कहते हैं। संलग्न समूह प्रायः गुणसूत्रों पर की संख्या पर उपस्थित होते हैं। इसे मुख्य रूप से ड्रोसोफिला में 4 गुणसूत्र और मटर में 7 गुणसूत्र संलग्न समूह होते हैं। संलग्नता के गुणसूत्री सिद्धांत को टीएच मॉर्गन ने 1910 में इसे डेमोस्ट्रेट किया था, प्रस्तुत किया था और इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। ओके, जिसे हम जीन विनिमय कहते हैं, जीन विनिमय। ओके, जीन विनिमय क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। गुणसूत्र देखो, अर्धसूत्री विभाजन के समय पूर्वावस्था प्रथम की उपप्रवस्था के
जाइगोटीन अवस्था में गुणसूत्र एक दूसरे से संयुग्मन करके जोड़े बनाते हैं, जिसमें जाइगोटीन के बाद नेक्स्ट अवस्था आती पैकेटिन। इस अवस्था में गुणसूत्र एक दूसरे से पैकेट जैसी संरचनाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र को क्रॉस करता है। ये मुख्य रूप से जीन विनिमय क्रिया में दो अर्ध गुणसूत्रों के जुड़ने के स्थान को काइजमेटा कहते हैं। इस काइजमेटा को टी.एच. मॉर्गन ने सन 1910 में सिद्ध किया कि अपूर्ण संलग्नता के आधार पर बताया ये प्रक्रिया जीन विनिमय है। अब जीन विनिमय के अनुसार इन्होंने परिभाषा क्या की है, इसमें परिभाषा दी है, समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड खंडों के आपस में आदान प्रदान के मध्य आपस में पारस्परिक आदान प्रदान होने की क्रिया को जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ओके, ये परिभाषा बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्रॉसिंग ओवर की क्रियाएं किस पर संपन्न होती, किस तरह से होती। तो पहला पॉइंट आता है, एक सिनेप्सिस पॉइंट आता है। सिनेप्सिस क्या है, ये बहुत समझने की पॉइंट दे रखा है। ये उसी तरह समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में एक माता का गुणसूत्र और एक पिता का गुणसूत्र एक दूसरे से क्रॉस करके प्राय जाइगोटीन अवस्था में युग्मित होते हैं, जिसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस में अर्ध गुणसूत्र टेट्राड हो जाते हैं, जिन्हें हम बाइवैलेंट भी कहते हैं। इसके बाद आता है द्विगुणसूत्र द्विगुणन क्या होता है द्विगुणसूत्र में द्विगुणन क्या होता है। जाइगोटीन पैकेटीन अवस्था में गुणसूत्र एक दूसरे को क्रॉस करके एक दूसरे का अर्धविषय लंबवत के रूप में वृद्धि करते हैं, जिसे हम मुख्य रूप से द्विगुणन कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है क्रॉसिंग ओवर। जब डिप्लोटीन अवस्था में दोनों अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जिस भाग से वो क्रॉस करके बिंदु मिलते हैं, उस भाग को हम काइजमेटा या विनिमय क्रिया कहते हैं। इस विनिमय क्रिया के के अनुसार ये दो अर्ध भागों में गुणसूत्र बनते रहते हैं। इसके बाद उपांति भवन या टर्मलाइजेशन क्या होते हैं। डिप्लोटीन अवस्था के मध्य में गुणसूत्र जब इनके सिरे आपस में अलग होने लगते हैं, तो उस अवस्था में धीरे धीरे गुणसूत्र छोटे होने लगते हैं और डाइकाइनेसिस अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। इसी को हम उपांत भवन या टर्मलाइजेशन कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट नाम है क्रॉसिंग ओवर कितने प्रकार की होती है। क्रॉसिंग ओवर को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पॉइंट, एकल जीन विनिमय यानी सिंगल क्रॉसिंग ओवर। इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इस अवस्था में क्या होते हैं, सिंगल एज में गुणसूत्र की लंबाई के आधार पर जिस भाग में काइजमेटा बनता है, उसी को हम एकल जीन विनिमय क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा आता है, दूसरा पॉइंट है द्विविनिमय क्रिया। ठीक है, द्विविनिमय क्रिया क्या है,
1.2 पॉइंट। इसमें क्या है, गुणसूत्र अपने लंबाई के आधार पर दो बराबर भागों में टूटकर नए गुणसूत्र बनने की क्रिया को द्विविनिमय क्रिया कहते हैं। नंबर तीसरा आता है बहुविनिमय क्रिया। बहुविनिमय क्रिया, बहुविनिमय क्रिया में क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब इसमें क्या है, जब गुणसूत्र अपने लंबाई के अनुसार बराबर दो से अधिक गुणसूत्रों में टूट जाते हैं तो उसे हम बहुविनिमय क्रिया कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर या गुणसूत्रों की बनने की प्रक्रिया भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो मैं भेज सकूं। ओके, फिगर भी ड्रा कर लिए। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।